हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो मिडिल ईस्ट में तनाव की आग को और भड़का रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा अब नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है। चर्चा है कि ईरान अपने समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्ला, हमास और हूती के साथ मिलकर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी अब जो ईरान है वो अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स को सक्रिय कर रहा है, उन्हें मदद दे रहा है और उसके थ्रू केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल की तैयारी भी कर रहा है। क्या ये हथियार इजराइल को दहलाने की साजिश का हिस्सा है? क्या नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना इस युद्ध को और भयावह और भयानक बना देगा? और क्या अरब देशों की गोलाबंदी और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का ऑटोमन साम्राज्य का ख्वाब इस तनाव को विश्व युद्ध में बदल देगा? नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर। पहले ये बात करते हैं कि इजराइल ईरान तनाव क्या है। इस तनाव की बात की जाए तो जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच सीधी 12 दिन की जंग हुई थी, जिसे 12 डे वॉर कहा गया है। इस युद्ध में इजराइल ने ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें कई बड़े कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए थे। ईरान ने जवाब में 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे थे। और इसी जंग में अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया था और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए थे। लेकिन जंग खत्म होने के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ है और ये कोई नया तनाव भी नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है। और अब ये खबर है कि ईरान अपने समर्थित समूहों, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्ला, हमास और हूथी के जरिए इजराइल पर नया हमला प्लान कर रहा है और इस बार हथियारों में केमिकल वेपन्स भी शामिल हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि केमिकल वेपन्स क्या है, ये केमिकल हथियार क्या है? ये एक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो जहरीले गुणों के कारण मौत या गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि समझ लीजिए परमाणु हथियार जैसे हैं। इनमें नर्व एजेंट्स जैसे सरीन और वीएक्स, ब्लिस्टर एजेंट्स जैसे मस्टर्ड गैस, चोकिंग एजेंट्स जैसे क्लोरीन और ब्लड एजेंट्स जैसे साइनाइड शामिल है। अब सोचिए कितने खतरनाक केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व हैं और अगर ये हथियार, ये वेपन्स यूज हुए, ये केमिकल वेपन्स यूज हुए तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं और इसका क्या अंजाम हो सकता है, ना सिर्फ इजराइल पर बाकी दुनिया पर भी। ये हथियार बेहद खतरनाक है क्योंकि ये कुछ ही सेकंड्स में हजारों लोगों को मार सकते हैं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान हलाबसा नरसंहार में मस्टर्ड गैस और नर्व एजेंट्स के हमले में 5000 लोग मारे गए थे। अब बात उस खेप की करते हैं जिसने इजराइल की चिंता को और बढ़ा दिया है। येमेन की नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ने अल शरवा जहाज से 750 टन हथियारों की खेप जब्त की है जो ईरान से येमेन भेजी जा रही थी। इस खेप में क्रूज मिसाइलें, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, वॉरहेड्स, ड्रोन और रडार थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें रासायनिक सामग्री भी मिली है, यानी जो केमिकल्स हैं वो केमिकल चीजें भी मिली हैं। जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि जहाज के चालक दल ने ये कबूल भी किया है, ये माना है, ये एक्सेप्ट किया है कि ये हथियार हूथी लड़ाकों के लिए थे और इसमें केमिकल हथियार शामिल थे, केमिकल वेपन शामिल थे। ये हथियार जिबूती के रास्ते लेबनान के हिजबुल्ला और येमेन के हूथी लड़ाकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। क्या ये केमिकल हथियार इजराइल के लिए असल में खतरा है? अमेरिकी जो विशेषज्ञ है मैथ्यू लेविट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने फेंटेनिल जैसे ओपियोइड आधारित केमिकल हथियार विकसित किए हैं जिन्हें वो हिजबुल्ला और हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को दे सकता है, ये हथियार ग्रेनेड लॉन्चर्स और मोर्टार जैसे सिस्टम के जरिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इजराइल की सेना को पहले से ये शक है कि हिजबुल्ला के पास ऐसे हथियार हैं जो इजरायली सैनिकों को अगवा करने या हमले में इस्तेमाल हो सकते हैं। 2023 में हमास के एक आतंकी के पास मिले यूएसबी ड्राइव में ये साइनाइड गैस बनाने की जानकारी भी थी जो नाजी गैस चैम्बर्स में इस्तेमाल होती थी। अब बात नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट की जाए तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में माउंट हर्मन, सीरिया में जो जबल अल शेख पर पहुंचकर अपने इरादे जाहिर किए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं बनती तब तक ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। इस बयान ने अरब देशों में खलबली मचा दी है। जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है।
अरब लीग ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है। नेतन्याहू का यह दावा सीरिया के गोलान हाइट्स और अन्य इलाकों पर कब्जे की योजना को भी दिखाता है, जिससे ईरान और तुर्की खुले तौर पर जिसका विरोध कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट है। और इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोआन का ऑटोमन साम्राज्य का जो सपना है वो भी चर्चा में है। एर्दोआन ने कहा है कि अगर पहले विश्व युद्ध के बाद सीमांकन अलग होता तो सीरिया के इदलिब, अलेपो और दमिश्क और रक्का तुर्की में शामिल होते। उनका यह बयान सीरिया के कई इलाकों पर दावा करने की उनकी मंशा को, उनकी इच्छा को दिखाता है। एर्दोआन ने चेतावनी दी कि अगर कोई बारूद बिछाएगा तो हम मखमली दस्ताने में लोहे के हाथ से वार करेंगे। तुर्की का ये रुख इजराइल के साथ साथ ईरान और सीरिया को भी टेंशन दे रहा है कि क्या तुर्की और इजराइल के ये सपने मिडिल ईस्ट को विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाएंगे। अब हिजबुल्लाह और हुती की बात की जाए, हुती विद्रोहियों की बात की जाए तो इन्हें ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स माने जाते हैं। ये हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से 2 लाख मिसाइलें और ड्रोन हैं, जिनमें ईरान की फतेह 110 और जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल है। हुती ने रेड सी में जहाज़ों पर हमले किए हैं और इजराइल पर पैलेस्टाइन 2 मिसाइलें दागी हैं। लेकिन हाल ही के हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को खत्म किया है, जिसमें इसके नेता हसन नसरल्लाह भी मारे गए थे। हुती भी कमजोर हुए हैं, लेकिन ईरान का समर्थन उन्हें फिर से ताकत दे रहा है। सना सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुती अब ईरान के साथ मिलकर रेड सी में शिपिंग को फिर से निशाना बना सकते हैं। अब सऊदी अरब और जॉर्डन का रुख करें तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और ईरान के साथ तनाव कम करने की कोशिश भी की है। जॉर्डन ने भी नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट्स का विरोध किया है, लेकिन दोनों देश इजराइल के साथ मिलकर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में मदद पहले कर चुके हैं। ये दिखाता है कि अरब देशों का रुख काफ़ी मुश्किल है, जटिल है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। वो ना तो पूरी तरह से इजराइल के साथ है और ना ही कंप्लीटली ईरान के साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने यह कहा है कि हमास और हिजबुल्लाह का प्रतिरोध इजराइल की हार का सबूत है, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के हमलों से कमजोर हुआ है। फिर भी ईरान अपने समूह को, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है। अगर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ तो ये युद्ध ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। तो क्या होगा अगर ये युद्ध शुरू हुआ, अगर ये जंग शुरू हुई, अगर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ तो लाखों लोग मारे जा सकते हैं। रेडिएशन और जहरीली गैसों से पूरे क्षेत्र को ये प्रभावित कर सकती हैं गैसेस। इजराइल की आयरन डोम जैसी डिफेंस सिस्टम भले ही मिसाइलों को रोक ले, लेकिन केमिकल हथियारों के खिलाफ ये बेकार साबित हो सकती है। तो दूसरी तरफ अगर इजराइल ने जवाबी हमले किए तो ईरान, सीरिया, लेबनान और यमन में तबाही मच सकती है। ये युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान का नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा बन चुका है। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल, एर्दोआन का ऑटोमन साम्राज्य और ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का, ये सभी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इनके ये जो सपने हैं, इनकी ये जो प्लान है, ये एक दूसरे के प्लान्स में कॉन्फ्लिक्ट डाल रहे हैं। इन लोगों के बीच, इन कंट्रीज के बीच एक बहुत बड़ी जंग को शुरू करने की एक कोशिश है। एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं कि इन सारी कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। सऊदी अरब, जॉर्डन और अन्य अरब देशों की गोलबंदी ने इसे और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। क्या ये तनाव विश्व युद्ध में बदलेगा या कोई डिप्लोमेटिक हल निकलेगा? ये सवाल अभी हर किसी के मन में है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल और ईरान के बीच अभी किसी भी तरीके से शांति समझौता संभव है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।